मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए दिन, एक नई सुबह और कुछ नए टॉपिक्स के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, अपना और अपने प्यारों का खूब ख्याल भी रख रहे होंगे। दूसरों के साथ साथ ना जनाब अपना ख्याल भी हमें रखना चाहिए। और आजकल जैसे बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, मानसून का बाकायदा आगाज हो चुका है, तो इस हवाले से मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि इस मौसम में करंट लगने के कई वाकयात हमारे सामने आते हैं, जिसकी वजह से हमारी थोड़ी सी लापरवाही हो सकती है कि बहुत बड़ा हादसा भी पेश आ सकता है। तो कोशिश हमें करनी चाहिए कि इस मौसम में गली मोहल्लों और सड़कों पर मौजूद बिजली के खंभों के पास से ना गुजरे हम, और हमारे घरों और दफातर के बाहर अगर कहीं हमें नंगी तारें नजर आ जाएं तो उनको बर वक्त तब्दील करवा लिया जाए या एटलीस्ट कवर ही कर लिया जाए। इसी तरह सड़कों पर हम देखते हैं और गली मोहल्लों में खड्डे और खुले मैन हॉल्स भी एक अहम मसला बन जाते हैं। और जब बारिश होती है तो ये चीजें उस वक्त तो हमें दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए बारिश के दौरान और बाद चलते हुए एहतियात हमें बरतनी चाहिए। और अगर आपके इल्म में ऐसी कोई जगह है तो उसकी हमें निशानदेही भी करें, ताकि बाकी जो राहगीर है वो किसी भी अफसोसनाक वाक़े से बच सके, उसका शिकार ना हो जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हमने ख्याल रखना होता है, घर में भी और घर से बाहर भी। और ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से मैं कहूँगी, जब बारिश हो रही होती है तो एहतियात करें कि उन्हें बाहर ना ही निकालें, क्योंकि इस तरह का कोई भी वाक़या पेश आ सकता है। नंगी तारें मौजूद होती हैं, करंट आ जाता है, तो आप लोगों ने एहतियात करनी है। मौसम के हवाले से जिस तरह मैं बात, अब बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो हमारी अच्छी सेहत का सारा जो दारोमदार होता है ना, वो हमारी खुराक पर होता है। अच्छी सेहत के लिए मुतवाज़िन खुराक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है, और एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रोटीन के हसूल के लिए गोश्त एक बेहतरीन जरिया है। और ईद कुर्बान अभी ही गुजरी है और कुर्बानी का गोश्त ताज़ा और ग़िज़ाइयत से भरपूर होने के बायस ज़्यादा कैलोरीज पर भी मुश्तमिल होता है, लेकिन बहुत सी हम जब ज़्यादती कर देते हैं तो वो नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। और ईद उल अज़हा के मौके पर गोश्त की ज़्यादती अक्सर लोगों की सेहत को मुतासिर कर ही देती है। और ईद कुर्बान के मौके पर तकरीबन हर घर में रोज़ाना मज़े मज़े के जनाब गोश्त के पकवान तैयार किए जाते हैं, जिनकी खुशबू और लज्जत के सामने हाथ रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ग़िज़ा में गोश्त का इस्तेमाल प्रोटीन, आयरन, वाइटामिन्स और मतनी ताकत फराहम करती है, लेकिन उसकी ज़्यादती मुख्तलिफ बीमारियों से दो चार भी हमें कर सकती है, जिनमें हाई कोलेस्ट्रोल है, हाई यूरिक एसिड लेवल हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां भी सरे फहरिस्त आती हैं। तो बसियार खोरी एक अहम मसला है। इसके साथ साथ अमूमन घरों में गोश्त को कई कई हफ्ते या फिर महीनों तक कह सकते हैं कि फ्रीजर में फ्रीज कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा करने से इसमें जरासीम पैदा हो सकते हैं जो दिल की बीमारियों में संगीन हद तक इजाफा करते हैं। तो ईद और ईद के बाद बसियार खोरी दिल की सेहत के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, रेड मीट का इस्तेमाल कितना करना चाहिए, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन है, माहिर अमराज दिल हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ग्रेट टू बी हियर। डॉक्टर साहब ईद गुजर चुकी है, गोश्त वाली ईद जिसको कहा जाता है, खाबू की ईद कहा जाता है, और इस ईद के बाद बहुत सारी बीमारियों का भी खदशा जाहिर होना शुरू हो जाता है, लोग बहुत सारा बीमार भी होते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ईद के बाद जो खाबू का सिलसिला जारी रहता है वो महीनों तक या हफ्तों तक भी जारी रहता है, तो रेड मीट खाने से कौन कौन सी बीमारियां लाहक हो सकती हैं? देखिए, पहली बात, ईद उल अज़हा के साथ चीजें मुंसलिक हो गई हैं, जबकि असल में ईद उल अज़हा कुछ और चीज हाँ जी। थी, और हमें असल में थोड़ा सा उस तरफ को भी ध्यान रखना चाहिए। उसी के अंदर ये ध्यान का एक हिस्सा है कि आपने अपनी खुराक के अंदर इत्तेदाल, और अगर अल्लाह ताला ने आपको नायत किया है तो सारों के साथ बांट के खाएं। जो तरीकाकार आजकल आपके गोश्त का है, इसमें क्वालिटी कहने को तो सारे गोश्त हैं, लेकिन क्वालिटी में गोश्त में बहुत बहुत फर्क होते हैं। अच्छा। कोई गोश्त है जो हाई इन फैट कंटेंट है, जिसके अंदर चर्बी ज्यादा है। जब वो चर्बी ज्यादा होती है तो उस गोश्त की लाइफ भी और उस गोश्त का पकवान भी फर्क हिसाब से पकता है। अच्छा। जबकि चर्बी की अगर मिकदार कम हो, टोटल लीन मीट हो, तो उसकी कैलोरिक वैल्यू भी फर्क हो जाती है। एक आम हिसाब समझने के लिए है कि तकरीबन 100 ग्राम गोश्त के अंदर तकरीबन को 150 के करीब कैलोरीज होती है। सही। लेकिन अगर 100 ग्राम
चक्की वाला बकरा है आपका, अच्छा, तो वो 250 तक भी चली जाएगी, क्योंकि उसका जो फैट कंटेंट है वो गोश्त ज्यादा का हो जाता है। वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इसलिए उसके अंदर वो सारी प्रॉब्लम्स फिर आती हैं। ओके। दिल की अमराज के हवाले से जिस वक्त हम गोश्त के साथ चीजों को एसोसिएट करते हैं तो वो सिर्फ गोश्त नहीं है, वो सारे पकवान है जो उसके साथ एसोसिएटेड है। उसमें आपका पुलाव भी है, उसमें आपके जर्दे भी हैं, और बाकी उसमें आपके चीजें, वो सारी चीजें हैं जो आप उस गोश्त के साथ इस्तेमाल करते हैं। फिर वो जो फैट कंटेंट है वो आता है। ठीक है। तो वो जो टोटल खुराक है ना, गोश्त असल में उसका कोई 40 से 50% तक हिस्सा बनता है, इससे ज्यादा नहीं बनता। ठीक है, ठीक है। कार्ब्स बहुत होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारी है, फैट्स का कंटेंट बहुत हाई है। तो इस तरह से वो खुराक का एक पूरा एक मील बन जाता है, मील बनती है, मजमुआ बन जाता है, जिसके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। एक आम इस्तिलाह है कि जी जिस वक्त शादी का खाना शुरू होता है ना तो आवाज लगती है लो जी मुकाओ। ठीक है। तो मेरे ख्याल में इन दिनों में भी जिस वक्त ईद के लोग बैठते हैं ना तो कहते हैं लो जी मुकाओ। और फिर घर की ख्वातीन माशाल्लाह हमारे मुल्क में ख्वातीन खाना ही इतना अच्छा पकाती हैं, तो वो फिर फौरन से चट कर लिया जाता है और काम बढ़ जाता है। हाँ। अच्छा, जिस वक्त आप वो खुराक एक खास हद से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो पेट की ब्लोटिंग होती है, गैसियस प्रोडक्शन होती है और बहुत सारे मसले होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला पैदा होता है वो उस चर्बी और प्रोटीन्स की एक्सेसिव यूजेज से, जिसकी आपके जिस्म को आदत नहीं होती, वो यकलख्त डिमांड क्रिएट होती है। लेकिन इट इज ट्रू कि दिल की बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है जब हम ज्यादा रेड मीट का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मेरा ताल्लुक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से है, ईद से एक दिन पहले जी इमरजेंसी बहुत लाइट थी। ओके। ईद की शाम पे इमरजेंसी भरी पड़ी थी और उसमें लोग, अब आप ये तो नहीं कह सकते कि जी लोग पहले नहीं आ रहे थे, वो ईद का शायद कुर्बानी करके, वो बहुत सारे जो लोग थे उसमें, इसको हम मर्स को कहते हैं हार्ट फेलियर, यानी कि दिल अपना काम छोड़ जाता है, बिलखुसूस कमजोर दिल जो होते हैं, फिजिकली जो कमजोर दिल होते हैं, तो वो लोग सारे कोई खा खा के, क्योंकि इसमें नमक बहुत होता है ना इस गोश्त में, तो वो नमक के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ा लिया। नमक की और उस खुराक की वजह से पेट के अंदर वो चीजें आ गई, डायरिया लगा लिया, डायरिया हो गया तो आपके जिस्म में से इस गर्मी के अंदर पहली पानी की कमी होती है, वो और पानी निकल जाता है, आप डिहाइड्रेट होकर अस्पताल में पहुंच जाते हैं और बिल्कुल जिस्म बैठा हुआ होता है। फिर आपके पास मरीज हैं जो कि इस खुश खुराकी की आदत क्योंकि नहीं है उनको, तो जिस वक्त वो इस तरह से खुराक उनको मिलती है तो उनका हाजमा उसको संभाल ही नहीं पाता, उल्टियां शुरू हो जाती हैं उनको। तो ये पूरा एक मंबा इकट्ठा हो जाता है हमारे पास आके वहां पे, और फिर आप इनको स्टेप बाय स्टेप जहर मैनेज करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं। लेकिन जैसे कि आपने ये प्रोग्राम आज किया है लोगों की अवेयरनेस के लिए, और उम्मीद यही है कि इस तरह की चीजें, खासतौर पे आपने अपने शुरू में बॉचुलिज्म वगैरह के जो गोश्त को लॉन्ग टर्म स्टोरेज के साथ प्रॉब्लम जो एसोसिएट होती हैं उसका भी जिक्र किया। ये वो सारी चीजें जो एक नेशनल लेवल पे बताई जाती हैं कि जनाब ये इस तरह से ना किया जाए। पहले आप आजकल के दिनों में वो बहुत सारी सोशल मीडिया में मीट शेयरिंग के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोस भी चली थी। यूरिक एसिड एक और चीज है जो इसके साथ एसोसिएटेड है। रेड मीट जितना ज्यादा सुर्ख होगा उतना ज्यादा होगा, लेकिन ये ना सोचिएगा कि अगर चिकन मीट या फिश मीट है तो उसमें नहीं होगा, वाइट भी होगा तब भी होगा। क्वांटम का चक्कर है सारा कि आप कितनी गोश्त खाते हैं, उसी तरह से दालें हैं, हर किस्म की दाल में यूरिक एसिड मौजूद है। आपका कंसंट्रेटेड मिल्क है, चीज, पनीर वगैरह जो पिज्जा वगैरह में आजकल बहुत रिवाज है, उसके अंदर यूरिक एसिड मौजूद है। कहने को यूरिक एसिड आपके टमाटर और इन सब चीजों में भी है, लेकिन क्वांटम थोड़ा है और आप उसको थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारे इलाके में यूरिक एसिड का इशू है। यूरिक एसिड खुद एक चंद चीजों को हम कहते हैं मेजर रिस्क फैक्टर्स, यानी कि जो अगर आपको होंगे तो आपके अंदर इस बीमारी का पैदा होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक और कुछ को कहते हैं माइनर रिस्क फैक्टर्स, ये है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। यूरिक एसिड उनमें से है जो दिल के और ब्लड प्रेशर के साथ ताल्लुक रखता है। अच्छा, तो जिस वक्त आपने यूरिक एसिड हाई किया अपना, साथ ही आपने अपना ब्लड प्रेशर भी तेज कर लिया और खुदा ना करे आपकी कोलेस्ट्रॉल भी तेज होगी, तो आपने तो अपने लिए पूरी तैयारी पकड़ ली है कि अब मैं उस तरफ चलूं। हमारे यहाँ लेकिन क्या डॉक्टर साहब रेड मीट खाने से ये जो ऑर्गन मीट भी होते हैं, हम लोग जैसे पाए खा लिए, निहारी, ब्रेन मसाला, ये सारी चीजें भी इनकी वजह से भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो आपका बढ़ जाता है? वो बिल्कुल बढ़ता है,
और वो उसकी वजह सिर्फ मीट नहीं है, वो जो आपकी निहारी है उसमें सिर्फ गोश्त नहीं है, हाँ। उसमें दबा के घी और तेल डलता है। और कई माहिरीन का शायद ये भी ख्याल है कि हुकूमत ने जो चीजें इतनी महंगी कर दी ना, शायद इसलिए चाहती है कि लोग कम से कम इस्तेमाल करें। लेकिन हकीकत ये है कि आपके यहाँ ये एसोसिएट किया जा रहा है मीट के साथ, लेकिन वो उसकी कुकिंग टेक्निक्स हैं। अगर आप अपने गोश्त को एयर फ्रायर के साथ कुक करते हैं, फैट फ्री कर लेते हैं, तो उसकी सेहत पे बहुत मुस्बत असरात है, ना कि अगर वही गोश्त आप डीप फ्राई करते हैं। डीप फ्राई जैसे कि बर्गर्स के अंदर जो पैटी होती है वो डीप फ्राई की जा रही होती है, तो वो डीप फ्राइड के अंदर पे जो फैट्स की फॉर्म्स क्रिएट होती है वो जिस्म के लिए बहुत हार्मफुल है। अच्छा, एक आध दफा से इतना शायद मसला ना हो, ठीक है, लेकिन जब आप बार बार बच्चे करते चले जाते हैं, इसीलिए आज हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारे अस्पतालों के अंदर 20 और 30 साल की उम्र के लोगों का हार्ट अटैक के साथ आना कोई एक आम बात हो चुकी है। हाँ जी, बिल्कुल। और यही वो वजह है कि हमारी डाइट्स के अंदर इश्यूज हैं। ना ही आज हम उस किस्म की एक्सरसाइज करते हैं। मुझे अपने बचपन के दिन याद है जब लाहौर के अंदर साइकिल ही साइकिल होती थी। आज साइकिल ढूंढे नजर नहीं आती। कुछ एक आध इलाकों में नजर आ जाए तो आ जाए, बाकी सब आपकी माल रोड वगैरह पे सब मोटरसाइकिल ही चलती हुई नजर आएगी आपको। यानी कि वो जो फिजिकल वर्जिश थी वो खत्म हो चुकी है। ठीक है। तो हम लोग क्योंकि फिजिकल वर्जिश से दूर होते जा रहे हैं, हवाओं में पोल्यूशन बढ़ती चली जा रही है, और फिर हमारी खुराकें सारी उस तरफ को रुख इख्तियार कर रही है। ये रेड मीट बिल्कुल एक मूजी चीज है, बिलखुसूस जब आप उसको हाई कंटेंट के साथ स्टेक्स में और डीप फ्राइज में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो चिकन मीट है उसके भी इसी किस्म के मसाइल हैं, और फिर उसके अंदर और दूसरे मसाइल आ चुके हुए हैं जो कि आर्टिफिशियल फीड्स के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? अगर खाना है या बिल्कुल ही ना खाएं, जिनको दिल की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, ये यूरिक एसिड का मसला है, तो वो उनको तो डॉक्टर्स कह देते हैं कि बिल्कुल ही आपने रेड मीट नहीं खाना है। देखिए, इंसान ने खाना है और डॉक्टर जितना मर्जी मना कर लेना, जिसको आदत है ना वो बात नहीं खाना है। हाँ जी, ठीक है। तो उसमें सिर्फ बेहतर ये चीज है कि उसका इत्तेदाल का इस्तेमाल करें। अच्छा, ठीक है। क्वांटम्स थोड़े रखें, और जैसे कि सुन्नत है कि आप भूख रख के खाना खाएं। वो जिस वक्त हम लोग इतना खा लेते हैं ना कि मधुए के उल्टे होके पड़े होते हैं, वो चीज हमें ले डूबती है। अच्छा, थोड़ा खाओ, बेशक बार बार खा लो। सुबह थोड़ा सा खा लिया, शाम को थोड़ा सा खा लिया। जैसे कहते हैं ना कि जुबान का जायके के लिए तो एक बोटी बहुत है, नियत के लिए तो बकरा भी थोड़ा। लेकिन क्या वो रोजाना की बुनियाद पर खा सकते हैं? इसकी डेफिनेशंस हैं आपके हिसाब से कि आपको किस तरह की जरूरत है। एक बच्चा है जो ग्रो अप कर रहा है, उसके लिए क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन की ज्यादा अहमियत है। एक दूसरा शख्स है जो बॉडी बिल्डिंग की तरफ गया हुआ है, उसकी क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन फर्क हिसाब से रिक्वायरमेंट है, वो 30 से तकरीबन 40-50% पे चला जाता है। लेकिन एक शख्स जो कि उम्र के उस हिस्से में आ गया है जहाँ पे उनको इस चीजों का ध्यान रखना है, तो वो अपने प्रोटीन्स और फैट्स को कंट्रोल करके ज्यादा कार्ब्स की तरफ जाके अपने आप को कंट्रोल करता है, बशर्ते कि उसको डायबिटीज नहीं है। अच्छा। और अगर डायबिटीज वगैरह कोई ऐसी चीज है तो फिर वो उसको मुताबिक अपनी डाइट को डाइटिशियंस के थ्रू और डॉक्टर्स के थ्रू करेक्ट करवाता है। एक सिंपल सी चीज है, अगर आपको अपने डाइट के लिए हिसाब रखना है, अपना वजन कर लिया करें हफ्ते में एक दफा, और ये देखें कि आपका वजूद भारी तो नहीं होता जा रहा। अच्छा। आप इंची टेप लेके अपना नाफ के इर्द गिर्द अपने आप को नाप लें। अच्छा। और देख लें कि आपका वजूद तो नहीं बढ़ रहा। ऑर्गन फैट का जहां तक बात आप कर रहे हैं, हम ये जो हमारे जिगर और इस चीजों खाने का, वो उनके एक अपनी आयरन कंटेंट और प्रोटीन वैल्यूज और उसके मिनरल्स के हवाले से उसकी बात की जाती है। लेकिन जिस वक्त आप उन चीजों को दबा के फ्राई करते हैं तो बहुत सारी चीजें तो नुकसान हो चुका होता है, वो आप चीजें बर्न आउट कर देते हैं, तो वो फायदा ही नहीं उस तरह का जो है। लाइट कुकिंग इज समथिंग डिफरेंट, एंड डीप फ्राइंग जो उसके मादनियात को आगे से और विटामिन्स को खास तौर पे डिस्ट्रॉय कर देती है, फिर वो फायदा नहीं रहता। लेकिन जो हमारे घरों में सालन के फॉर्म में बनता है, उसमें भी हमारा तरीका सही नहीं होता, जिसकी वजह से जो उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो कम हो जाती है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पंजाब के अंदर जो एक एनालिसिस कुछ साल पहले किया गया था, उसमें हमारे यहाँ जो ओबेसिटी यानी कि मोटापा, एक खास हद से ज्यादा वजूद का भारी होना, उसका कंटेंट अच्छा खासा हाई है। अच्छा। हम लोग कहने को बेशक एक इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि तकरीबन 80-90% हमारे अपने मुल्क के अंदर खाने की प्रोडक्शन है। सिर्फ हमें एक तेल के हवाले से, ऑयल, कुकिंग ऑयल के हवाले से हम लोग है जिसके लिए हमें इम्पोर्ट बिल हमारा बनता है। लेकिन बाकी सारा गंदम शंदम हमारे यहाँ ही तकरीबन ग्रो की जाती है। तो इसलिए अगर आप गौर से देखें ना, वो पुराना जो मिसाल है कि
जिदे घर में दाने पूरे तो उधर कमले भी सियाने। तो ये उसी तरह से चीज है, हम लोग एक्सेसिव ईटिंग में चले जाते हैं, ठीक है, हमारा वजन बढ़ने शुरू हो जाते हैं, वो वजूद का भारीपन आपके बहुत सारे मसले पैदा करता है। एक सिंपल सी चीज है, आपके गोडे रह जाते हैं, क्योंकि आप हरकत आपका गोडों ने वही वजन लेके फिरना है ना, तो उसमें है। आप कभी गौर से देखें, आपको 70-80 साल 90 साल वाले या 80 साल वाले जो लोग नजर आएंगे, जो भारी होगा उसका चलना मलना बहान होगा, जो बारीक होगा वो फिर भी कुछ हद तक अपना जिंदगी काम सारे नॉर्मल कर रहा ठीक है। वजह कि उसके जिस्म के अंदर जो इंजन है और बाकी चीजें हैं वो उस चीज को सारे को बर्दाश्त कर सकते हैं, दूसरे का नहीं कर सकता। सो कांस्टेंट एफर्ट है, कांस्टेंट एफर्ट के अंदर जो चीज रिक्वायरमेंट है, जो लाहौर के साथ और बिलखुसूस क्योंकि लाहौरी है भी खुश खुराक होते हैं, हर चीज खा लेते हैं, हाँ खाते, हर चीज नहीं शुक्र है खाते और बहुत सारी चीजें खा जाते हैं। हाँ। लेकिन एक चीज बस उनको इतना याद रखना चाहिए, जिस वक्त भी बैठो अपने पाक नबी को याद रखो, वो क्या कहते हैं कि भूख रख के खाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, बढ़ गया है कि हम लोगों ने गोश्त खा लिया, उसके बाद उन्हें फिर क्या चीजें करनी चाहिए? मेडिसिन खानी चाहिए या क्या? सबसे पहले मेडिसिन बहुत बाद में आती हैं। ये एक गलतुल आम बात मशहूर हुई भी है। जो चीज आपको हेल्प करती है वो आपका लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी के तौर तरीकों को दुरुस्त करें। यूरिक एसिड हाई है, जिन जिन चीजों में खुराक में यूरिक एसिड ज्यादा है, गोश्त, दालें, पनीर, इनको जितना अवॉइड करेंगे उतना आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा। अच्छा। जितनी वर्जिश करेंगे और जितना पानी साथ पिएंगे वो आपके लिए बेहतर है। वजूद को जितना हल्का रखेंगे वो आपके लिए बेहतर है। उसके बाद अगर आपने ये सारी प्रिकॉशंस ली हैं, सारा कुछ किया है और आप अपने टारगेट्स को नहीं मीट कर पा रहे, तो दवाई का रोल आता है। पहले दवाई का रोल हर किसी आता है। हम लोगों ने दवाई का, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले ही दवाई का दिया। और किसी से पूछो ना कि क्या तुमने कोई मेहनत की, कहते बड़ी मेहनत की है, बड़ी कोशिश की, क्या किया क्या है? हाँ। बस ये बड़ी मेहनत की है। जब पूछो ना कि क्या तुमने खुराक में इन चीजों का ध्यान किया, कहते ये तो ध्यान नहीं किया। क्या तुमने वॉक करनी शुरू की? जी मेरे से वॉक नहीं होती, मेरा माहौल ऐसा नहीं है। और हमारे यहाँ ज़ाहिर है माहौल की प्रॉब्लम्स हैं, खासतौर पे अंदरून शहर के इलाकों में, जहाँ पे इस तरह से ख्वातीन के लिए निकलना मुश्किल होता है, लेकिन मर्द हज़रात तो निकल सकते हैं ना। ठीक। जितनी आबादी इस शहर में है और जितने पार्क्स इस शहर में हैं, अगर आप हिसाब लगाए, हमारे पार्क्स को हर वक्त भरा होना चाहिए। लेकिन आप लाहौर का जो बड़ा पार्क है, लॉरेंस बाग जिना जो है, इधर जाके देखिए, वो भी खाली पड़ा हुआ मिलता है आपको, उस तरह से भरे हुए नहीं होते। कुछ औकात है, लेकिन जिस तरह से हमें और पार्क्स की, एक्सरसाइज ग्राउंड्स की जरूरत है, उतने हैं नहीं, और जितने हैं भी उतने लोग वहां जाते नहीं। इस तरह से आपके यहाँ जो वर्जिश का और तौर तरीका है वो बहुत पीछे रह गया। एक मुल्क की सेहत और उसका हेल्थ बजट इस चीज पे दारोमदार है कि उसकी कौम कितनी सेहतमंद है। अगर आप अपनी चीजों को सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको जाहिर है अस्पतालों की तरफ जाना नहीं जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। क्योंकि आप अस्पतालों की तरफ जाएंगे नहीं तो उसके दो फायदे सीधे सीधे। नंबर एक, आपकी दिहाड़ी नहीं टूटेगी इससे, तो आप अपना मेहनत करके अपने खानदान के लिए बेहतर कर सकते हैं, अपने लिए बेहतर कर सकते हैं। और कौम के लिए बेहतर ये है कि आप क्योंकि वहां जाएंगे नहीं तो वो जो कौम के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट होता है, वो भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा मुल्क उन चंद ममालिक में से है जहां पे हुकूमत वक्त हमेशा से अपनी कौम के लिए अस्पतालों में फ्री इलाज प्रोवाइड करती है। लाहौर की, पंजाब की, पाकिस्तान की सारी हुकूमतें पूरी इस कोशिश में हर वक्त रहती है। इनका एक मेन फोकस होता है कि हमारी कौम को मैक्सिमम पॉसिबल और बेस्ट पॉसिबल इलाज मिलता रहे और मुफ्त में मिले, ताकि उनके लिए आसानियां रहें। तो एक अच्छे मुल्क का और एक अच्छे हुकूमतों का काम होता है। हमारी हुकूमत भी वही कर रही है, हमेशा से ये करती आई है। बिल्कुल, ऐसी हुकूमतें तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन हमें भी ये करना चाहिए, हमें भी अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभानी चाहिए कि अपनी सेहत का ख्याल रखना है और हमें खुद ही रखना है। डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं और इतनी अच्छी टिप्स हमें देकर जा रहे हैं आप। और जनाब, आपसे भी यही कहूँगी कि गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करें, और ख़ासतौर पर जिनको इन बीमारियाँ हैं, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, यूरिक एसिड का मसला है या दिल की बीमारियां हैं, वो तो खास तौर पर एहतियात बरतें। आप एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया। और शहर लाहौर के हवाले से अगर बात की जाए तो शहर लाहौर में बहुत से मसाइल हैं जो हल के मुंतजर हैं, लेकिन अरबाब इख्तियार हैं कि उनके कान पर जून तक नहीं रेंगती है। और शहर में मानसून बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से हजारों मकीनों की जिंदगियां इस वक्त दांव पर लग चुकी हैं। हर साल की तरह रवा साल भी शहर लाहौर में मौजूद वो तमाम इमारतें नहीं गिराई जा सकी जिनसे मानसून के मौसम में गिरने से ना सिर्फ माली नुकसान का खदशा बढ़ता है, बल्कि साथ ही साथ इंसानी जानों के ज़या होने का भी खदशा उतना ही बढ़ जाता है। तो शहर में सरकारी इदादोशुमार के मुताबिक 300 इमारतें खतरनाक करार दी गई हैं, जिनमें से 234 इंतहाई खतरनाक इमारतों में से एक भी खाली नहीं करवाई जा सकी है। और सिर्फ अंदरून शहर की ही अगर बात की जाए तो अंदरून शहर में इस वक्त 66 खस्ताहाल इमारतें मौजूद हैं। और गुज़श्ता बरस लाहौर में मानसून के दौरान छतें गिरने के 14 वाकयात रिपोर्ट हुए और बुसीदा इमारतों की छतें गिरने के इन वाकयात में 12 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए थे। और रवा साल के दौरान मकीनों और मालिकान को बताया जा रहा है कि इमारतें खाली करने के ताहाल नोटिस भी जारी नहीं किए गए हैं और ना ही घर के सर्वे में इंतजामिया सुर्ख निशानात लगा सकी है। तो शहर में मौजूद बोसीदा इमारतें ताहाल खाली क्यों नहीं करवाई जा सकी है, इस पर बात करेंगे। क्या क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह खाली कराई जाती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राना जुनैद मंसूर है, इंचार्ज बिल्डिंग कंट्रोल है, वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी से इनका ताल्लुक है। और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जुनैरा इलियास ने भी हमें ज्वाइन किया है। जुनैद आपको भी वेलकम कहती हूँ और जुनैरा आपको भी वेलकम कहती हूँ। जुनैद सबसे पहले आप ही से बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कि वर्ल्ड सिटी के अंदर जो आती हैं ये इमारतें, बोसीदा इमारतें जिन्हें करार दिया गया है, उनको खाली करवा लिया गया है, ये जो नोटिस भिजवाए जाते हैं वो भिजवा दिए गए हैं? जी बेसिकली वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी का जो मानसून प्लान होता है वो 2 फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अच्छा। एक प्री मानसून प्रेपरेशन फेज होता है और एक ड्यूरिंग मानसून ऑपरेशनल फेज होता है। अच्छा। हमारा प्री मानसून जो प्रेपरेशनल फेज है वो स्टार्ट ऑफ मई से स्टार्ट होता है और बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून कंप्लीट कर लिया जाता है। इसके बाद जैसी बारिशें स्टार्ट होती हैं, प्री मानसून जो रेंज हैं और ड्यूरिंग मानसून हमारी टीम्स जो हैं वो बहुत एक्टिवली ये सारे काम करती हैं। प्री मानसून में हम लोग तमाम नोटिस डेंजरस और रिपेयरेबल जो बिल्डिंग्स हैं उनको विद इन टाइम हर साल जिस तरह सर्व होते हैं मुख्तलिफ बिल्डिंग्स को, उसमें अगर कोई नई ऐड हुई हैं तो वो भी सर्व कर दिए जाते हैं। हर साल एक सर्वे करवाया जाता है, उसमें चेक किया जाता है कि कोई मज़ीद अगर बिल्डिंग ऐसी आइडेंटिफाई हुई हैं जो ख़तरनाक है तो उनको भी उस लिस्ट में ऐड करके उनको खाली करवाने की तरफ कार्रवाई की जाती है। तो अभी जो सेकंड फेज है वो नहीं आया है कि जहाँ पे आप लोगों ने खाली करवानी है? नहीं, वो ऑन द गो है। आफ्टर द 15th ऑफ जून जब मानसून बेसिकली स्टार्ट हुआ और प्री मानसून रेंज थी, उस टाइम हम लोगों ने इनकी ये जो बिल्डिंग्स हैं जो आप जैसे आपने जिक्र किया कि वो अभी तक खाली नहीं हुई, इन बिल्डिंग्स के मालिकान को शो कॉज जारी किए गए। अच्छा। सील रिपोर्ट्स की गई जिनके अंदर इनको ताकीद की गई कि इस बिल्डिंग को इमीडिएटली खाली कर दें। और खाली ना करने की सूरत में महकमे की तरफ से सिविल एविक्शन का एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद लेते हैं और उनके जरिए इस तरह के जो केसेस हैं उनको फिर हम डील करते हैं। मुझे जुनैरा आप बताइए, आपके पास डाटा मौजूद होगा, आप इस स्क्रीन को देखते भी हैं कि कितने लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं और जो सुर्ख निशानात लगाए जाते हैं नोटिस के बाद कि ये डिक्लेयर है कि ये खस्ताखार या मखदूश इमारतें हैं, वो आपको कहीं नजर आए? अगर तो देखें बात करने की हद तक वो तो शायद जैसे वर्ल्ड सिटी के नुमाइंदगान बता रहे हैं कि जी हम कर रहे हैं, लेकिन अगर पिछले सालों का भी डाटा उठा लिया जाए तो पिछले साल ही 250 ऐसी इमारत थी जिसको फौरी तौर पे डिक्लेयर किया गया था कि इसको गिरा दिया जाए, लेकिन ताहाल उसमें से किसी एक पे भी कार्रवाई नहीं हुई। और जैसे कहा जा रहा है कि जी डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है, उसको खाली कराता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पिछले साल भी 2 इमारतें गिरी, एक भाटी गेट गिरी और टकसाली में भी एक छत गिर गई थी जिसको वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने फिर नोटिस दे दिया कि जी आप ये खाली कर दें, लेकिन ये खाली ताहाल नहीं कराई जा सकी। और एक इमारत गिरने के बदले में 6 लोग एक ही खानदान के जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, क्योंकि मुतअद्दिद ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के पास पड़ी होती हैं डिमोलिशिंग के लिए। इवन मेरा अपना घर है तो मैं उसे डिमोलिश नहीं करा सकती अनटिल वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी मुझे लेटर नहीं दे देती। ऐसे केसेस भी हमारी नजरों से गुजरे, इवन 2-3 तो रजिस्टर्ड भी मैंने करवाए डीजी को कि अपना घर है, तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, लेकिन डिमोलिशिंग लेटर जो है वो इशू ही नहीं हो रहा। अच्छा। जो कि वैलिडिटी होती है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको साइन करके दे दिया जाता है। अब लाइक मेरा घर गिर रहा है,
एक ईंट गिर जाती है तो मैं एप्लीकेशन दे देती हूँ। लेकिन वो जब सिलसिला 3, 4, 5 महीने तक डिले होता है तो वो तो ऑटोमेटिकली घर गिरेंगे। अगर आप नहीं इजाजत दे सकते, आपके पास बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो आप इसको छोड़ दें। जिनके घर हैं वो खुद ही उसको गिरा लें, बना लें। लेकिन फिर अगर आपको बनाना भी है तो सेम प्रोसीजर है। अच्छा। आपको पहले मैप्स अप्रूव कराने हैं, सब कुछ कराना है, लेकिन इदारे के पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि उसको वो ऑन टाइम क्लियर कर सके। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है बड़ा लेक है। एक तो शहरी मुतअद्दिद कंप्लेंट्स लेके आते हैं और जी हमने साल पहले एप्लीकेशन दी हुई है, 6 महीने गुजर गए, और फिर कभी जब मुतल्लिका डायरेक्टर से बात हो तो वो छुट्टी पे होते हैं। अच्छा। या कोई महकमाना कार्रवाई से आला ओहदेदारान को ब्रीफिंग देने गए होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वॉल सिटी अथॉरिटी अगर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले सकती है तो उसको थोड़ा रिलीफ देना चाहिए कि वो मानसून में, क्योंकि मुतअद्दिद ऐसी भी एप्लीकेशंस आप एग्री करेंगे क्या ये होती हैं जी कि हमारे घर गिरने वाले हैं, हमारी हेल्प कर दें। खुद लोग बता रहे होते हैं। बिल्कुल बता रहे होते हैं। और फिर इदारा कहता है जी कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि हम आपको कंसल्टेंसी दे सकते हैं। अच्छा, क्योंकि आपका घर है, आप खुद पैसा लगाएं, तो जो कि काफी हद तक बेहतर भी है। क्योंकि जब हम खुद से स्पेंडिंग कर रहे होते हैं तो हमें कदर भी होती है। हाँ। तो थोड़ा सा अगर ये मामला को थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन किया जाए तो मेरा ख्याल है कि वाकयात भी कम हो सके, क्योंकि नोटिस तो हर साल दिए जाते हैं, हमारे सामने भी दिए। तो क्या सिर्फ नोटिस पे ही हमने रहना है? ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? जुनैद साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे जुनैदा ने भी कहा कि क्या प्रोसीजर क्या होता है कि घर को खाली कराना है, कितना टाइम लगता है, किस तरह खाली कराया जाता है, क्या नोटिस पे हम लोगों ने जीना है? देखिए मैडम, जहाँ तक बात है कि एप्लीकेशन लोग जमा करवाते हैं, इसमें हमारे पास 2 तरह की एप्लीकेशन जमा होती हैं। वर्ल्ड सिटी क्योंकि बेसिकली एक हेरिटेज, लिविंग हेरिटेज एक एरिया है, इसके अंदर 2 तरह के घर मौजूद हैं। एक वो है जिनमें तारीखी विरसा नुमाया है, उसकी डेमोलिशन की परमिशन जो है वो एज सच अनटिल एंड अनलेस दैट इज फैटल फॉर द ह्यूमन लाइफ, ठीक है, उसको रिपेयर किया जाता है, उसको बेहतरी की जाती है, उसकी कंजर्वेशन की तरफ लेके जाया जाता है। दूसरे वो घर हैं जो बेसिकली उनके अंदर किसी किस्म की हेरिटेज या इस तरह की कोई सकाफती आसार नुमाया नहीं है। उन तमाम घरों को जो है वो इमीडिएट बेसिस के ऊपर डेमोलिशन दी जाती है। अच्छा। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। जो एप्लीकेशंस डिले होती हैं, हम मैडम से डिसएग्री नहीं करते, जो केसेस उनके नोटिस में है वो डेफिनेटली ट्रू होंगे। इसमें ये होता है कि कई दफ़ा ओनरशिप का इशू होता है। लेकिन वो तो बता रही है उनका अपना घर है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, सारा कुछ है, फिर भी अगर ऐसा कोई केस है तो डेफिनेटली उसको हम लुकअप कर सकते हैं, और मजीद हम करेंगे भी। मैं आफ्टर द शो इसको हम लोग लुकअप करते हैं कि क्या इशू है, क्यों नहीं वो फाइल, अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो। पर अक्सर जो सिनेरियोस में ये होता है कि एक प्रॉपर्टी के अंदर मैडम 15 से 20 वारसान होते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी 200 साल, 250 साल, 150 साल पुरानी प्रॉपर्टीज है। तो ओनरशिप क्लियरेंस ना होने की बायस एक जो वारिस होते हैं जी उनकी तरफ से एप्लीकेशन आ जाती है। अच्छा। जबकि उन्हीं के अगेंस्ट उन्हीं के ही कोई और वारिस एक और एप्लीकेशन दे देते हैं कि जी हम इस पे एग्री नहीं है। अच्छा। इस तरह की, मतलब एक एग्जांपल मैं आपको कोट कर रहा हूं। फिर इसमें 1-2 और भी इश्यूज होते हैं। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो पुरानी बिल्डिंग्स एक दूसरे के अंदर, ये जो अंदरून शहर है इसकी तमाम बिल्डिंग ऐसे समझेंगे पैक्ड है। हाँ। द मोमेंट एक बिल्डिंग बीच में से स्लिप हुई, 2 से 3 बिल्डिंग मजीद स्लिप कर जाती। तो देखा जाता है कि क्या इस बिल्डिंग की डेमोलिशन फिजिबल भी है, कि ये ना हो कि खुदा न खास्ता एक बिल्डिंग को परमिशन ग्रांट करने के बाद ये पूरा मोहल्ला ही जमीन पे आ पड़े, और वो एक ट्रेजिक बहुत बड़ा लॉस है। ऐसे केसेस हुए भी हैं। मेरे अपने लास्ट ईयर के अंदर हमारे पास एक इसी तरह की प्रॉपर्टी थी, वो बारिश की वजह से उसका एक हिस्सा मुनद्दिम हुआ, जिसकी वजह से एक दीवार गिरी, उसके ऊपर 2 प्रॉपर्टीज मजीद आ पड़ी। बेहतरी ये हुई कि वो तीनों ही प्रॉपर्टीज खाली थी, वेकेंट थी, नहीं तो खुदा न खास्ता कोई फैटल लाइफ लॉस की तरफ जा सकता। बाकी जहाँ तक बात रहेगी कि एप्लीकेशंस को प्रोसेस करना और स्विफ्ट, इसमें हमारी एक डेमोलिशन कमेटी बनी हुई। वो कमेटी जो है वो डायरेक्टर जो है हमारे कंजर्वेशन एंड प्लानिंग, वो उसको चेयर करते हैं। अच्छा। और उनकी तरफ से स्ट्रिक्ट हमें डी साहब की तरफ से गाइडेंस है कि विद इन 15 to 20 डेज मैक्सिमम केसेस को प्रोसेस करके आपने करना है, और इन मानसून इमीडिएट अर्जेंट बेसिस पे देयर एंड देन अगर किया होता तो सर अगर किया होता तो सिर्फ नोटिस तक ना होते, हम लोग हमें अमली तौर पे भी नजर आ रहा होता। लेकिन मुझे बताइए कि मॉनसून से पहले जो एक मरहला आप लोगों का शुरू होता है वो सिर्फ अवेयरनेस तक डिपेंड करता है, या उसमें कोई मुरम्मत और बहाली का काम भी उसमें किया जाता है? इसमें मैडम ये होता है कि जो फंडिंग्स अवेलेबल होती हैं डेंजरस बिल्डिंग की मुरम्मत के लिए, उसके इस्तेमाल से वर्ल्ड सिटी ने पिछले 2-1 साल पहले तो 130 के करीब इमारतें हैं ऐसी जो मुरम्मत करवाई। अच्छा। एट द मोमेंट इस तरह की फंडिंग हमारे पास नहीं है कि जिसमें हम मखदूश जो ख़तरनाक तरीन इमारतें हैं
उनकी करवाई जाए। हमारे पास कंजर्वेशन के फंड्स होते हैं जिनके जरिए हम कंजर्वेशन करते हैं हेरिटेज की। अच्छा, अब दूसरे एंड पे ये होता है कि हमारे डिपार्टमेंटल एक एक्सरसाइज ये है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बिल्डिंग हमें लगती है कि ये लाइफ लॉस का बायस बनेगी और वो खाली पड़ी है, उसको हम नोटिस करके खुद भी डिमोलिश करवा देते हैं। ऐसे भी केसेस हमारे पास मौजूद हैं। और उसके अलावा एक सिनेरियो ये होता है कि मल्टीपल टाइम्स अगर नहीं उसके ऊपर एडमेंट है, लोग उसको खाली नहीं करते, तो फिर हम उस प्रॉपर्टी की जो बाकायदा डिटेल है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी शेयर करते हैं। कमिश्नर ऑफिस का जो डैशबोर्ड है पीडीएमए का, उसके ऊपर भी हम वो प्रॉपर्टी अपलोड करते हैं। ठीक है। तो जुनैरा मुझे बताइए, लोग भी क्या इनकारी होते हैं कि उन्होंने घर डिमोलिश नहीं कराना है या गिराना नहीं है, इसको जो मखदूश करार दे दिया जाता है, लोग भी इस तरह की जो हरकतें करते हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ये देखा जाता है कि जब अमला वहाँ पे पहुँचता है या पहले नोटिस जारी किए जा रहे होते हैं तो लोग कहते हैं जी कि हमारा बाई घर है, हमने नहीं छोड़ना है, अब हम अगर यहाँ से मूव करते हैं तो हम कहाँ करेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, या आप इसी को हमारे साथ मिलकर रिपेयर कर रहे हो। इस तरह के बहुत सारे केसेस हमने खुद भी देखे हैं। इवन भाटी में जब पिछले साल बिल्डिंग गिरी थी तो वहाँ पे भी जब हम लोग रिपोर्ट करने के लिए पहुंचे तो हमने सामने वालों से बात की कि आप इतनी ऊंची बिल्डिंग है, वो तकरीबन 8-9 मंजिल उन्होंने बनाई हुई थी, एक एक कमरा ही करके, और मेरा ख्याल है कि वो जमीन होगी कोई 3 मरले की और उसके ऊपर बिल्डिंग थी कोई 9 फ्लोर्स। मतलब मैं खुद ऊपर छत पर जब गई तो मैंने सोचा कि यहाँ से कभी भी नीचे जा सकती हूँ। तो क्योंकि हमने वो बिल्डिंग को दिखाना था जो कि गिरी थी, वो भी काफी हाइटेड थी और उसमें उसके गिरने से दूसरा भी घर गिर गया था। जैसे मेंशन किया कि घर गिरने से 2-3 घर भी गिर जाते हैं कभी कभार, तो वो भी बिल्डिंग कुछ ऐसी थी और वो बिल्कुल साथ साथ जुड़ी हुई थी। तो लोगों का यही होता है और यही गिले भी बाद में कर रहे होते हैं जब गिर जाती है कि जी हमसे किसी ने राब्ता नहीं किया, और जब फिर वॉल सिटी के बंदे वहां जाते हैं तो वो कहते हैं जी हम ये खाली नहीं करेंगे, आप हमारे साथ मिलकर इसे रिपेयर करें। अच्छा। लेकिन जो लास्ट स्ट्रेटेजी बनाई गई वॉल सिटी की जानिब से, उन्होंने ये कहा जी कि हम आपको कंसल्टेंसी दे देते हैं, 20% चले हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन बाकी 80% जो है वो आप खुद से अपने घर पे लगाएं, क्योंकि रहना आपने है, हम क्यों इसको फंड करें। क्योंकि इससे पहले ये केसेस देखे गए कि 2012 में जब अथॉरिटी बनी और उसके बाद जब हेरिटेज को प्रिजर्व करने की कोशिश की गई तो 100% जो फंडिंग है वॉल सिटी अथॉरिटी कर रही थी, लेकिन बाद में लोगों ने उसका ख्याल नहीं रखा, उसी तरह से उसको यूज करते रहे और बाद में फिर वो खराब हो जाती थी। तो ये फैसला किया गया जी कि हम लोग ही 100% फंडिंग नहीं करेंगे अनटिल अनलेस घर वाले बिलिंग हो, वो खुद से स्पेंडिंग कर रहे हो। अब ऐसा भी देखा गया है कि एक घर की एक दीवार अगर खराब है ना, तो वॉल सिटी उसको रिपेयर करने के लिए वहां पहुंचती तो लोग कहते हैं नहीं अब तो पूरा घर ही करें। अच्छा। तो ऐसे भी केसेस जो है वो देखने में आए हैं। तो लोगों के भी कुछ चाइल्डिश बिहेवियर हैं और कुछ वो कोऑपरेटिव नहीं होते। आपको पता है कि अंदरून लाहौर के लोग जो हैं वो काफी डाडे से होते हैं और बस लड़ाई करने का मौका चाहिए होता है। तो ये भी काफी सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर साल जो है ना इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अपलिफ्टिंग आ रही है। पिछले से पिछले साल अगर देखें तो 1000 तकरीबन 80 बिल्डिंग्स थी जो कि खतरनाक करार दी थी। इस साल वो 1100 से ऊपर चली गई हैं। तो मतलब कि डे बाय डे जो पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं वो खतरनाक से खतरनाक तर होती चली जा रही हैं और खुदा न खास्ता वो गिरती हैं तो वो सिर्फ उसी घर के लिए नहीं प्रॉब्लम होती है, उस गली के लिए भी प्रॉब्लम होती है और उस बाजार के लिए भी कहा जा सकता है कि प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अंदरून में अगर आप जाएं तो गली के अंदर से गली, गली के अंदर से गली और आप घूम जाते हैं, सारी लिंक्ड होती है ना वहाँ पे। तो ये काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं जिस पे भी वॉल सिटी को मेरा ख्याल है कि काम करते हुए बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप दिल्ली गेट जाए ना तो आपको लगता है कि जी अंदरून सवर गया, और वहीं आप भाटी गेट घुस जाए तो आपको पता चलता है कि नहीं अभी नहीं सवरा, अभी भी है, बदलने की जरूरत है। लेकिन मुझे बताइए जुनैद के क्या मुतबादिल जगह फराहम की जाती है उन लोगों को जब उनके घर या कोई इमारत डिमोलिश कर दी जाती है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या किया जाता है? मैडम इसमें ये किया जाता है, जो फर्स्ट हमारा स्टेप होता है कि अखुवत या इस तरह की कोई फाउंडेशन या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ उनका लाइजॉन करवाया जाता है। अच्छा। जो बेसिकली कह दें कि चैरिटी बेस्ड उनको जो है ना रेंट या इस तरह की कोई जगह प्रोवाइड करवा देती हैं। बेसिकली उनको उसी जगह पे विसिनिटी के अंदर करीब कोई ना कोई ऐसा जो है ना, उसमें हमारा जो सोशल मोबिलाइजेशन विंग है वो डी साहब की हिदायत के ऊपर जो है वो बाकायदा उनके साथ लाइजॉन में होते हैं और इस तरह के केसेस को वहाँ सेटल किया जाता है। और दूसरी बात ये कि जैसे मैडम ने बात की कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं, इसमें ये कि 800 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो रिपेयर हो चुकी हैं। ये जो लिस्ट 1100-1200 की है, ये डाटा कब का है? ये मैडम रिसेंट मई का जो सर्वे है उसके मुताबिक इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनके अच्छा अब एक और जो मैंने आपसे पहले बात की कि अगर हेरिटेज आ जाए उसमें हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, उसका भी डी साहब के कंसल्टेशन के साथ और डायरेक्टर कंजर्वेशन और कंजर्वेशन विंग के साथ ये चीज़ तय पाई कि जो फसाड है
उसको रिटेन कर लिया जाए और जो पीछे वाली जो खतरनाक हिस्सा है इमारत का उसको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है। जैसे बहुत सारे केसेस हमारे लाहौर के अंदर भी ऐसे अवेलेबल हैं कि तारीखी बिल्डिंग्स का फ्रंट सेव कर लिया गया और पीछे पूरा का पूरा नया स्ट्रक्चर बना दिया गया। तो इस तरह इस तर्ज अमल के ऊपर जो है ना अब काम हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले चंद एक टाइम के अंदर जो है वो मजीद बेहतरी इंशाल्लाह नजर आएगी। चलिए अब थोड़ी सी अच्छी बातें भी कर लेते हैं, लोगों को टेंशन में भी देनी है। कोई नई चीजें भी आ रही हैं सैर सियाहत के हवाले से, आपको पता है यहाँ पे टूरिज्म का भी होता है, लोग देखने भी आते हैं बाहर से हमारे लाहौर को, अंदरून शहर को खास तौर पे, तो कोई नई चीजें आ रही हैं कि जिनको हम देखने जा सकते हैं, डिस्कवर हो रही हैं? जी बिल्कुल, मैं प्रीवियस मैडम की बात से ही कंटिन्यू करूंगा कि दिल्ली गेट वाली साइड में टूरिज्म बहुत ज्यादा है। भाटी की तरफ और जो एरियाज अभी नहीं उनके ऊपर पैकेज पे काम हो सका, उनके न्यू पैकेजेस जो हैं वो इन द लाइन है और इंशाल्लाह वेरी सून जो है वहाँ पे बाकायदा इसी तरह के टूरिज्म प्रोग्राम स्टार्ट होंगे। किले के अंदर हीर गोई का एक बहुत जबरदस्त इवेंट होता है और वो एक मकसद देखने से ताल्लुक रखता है। अगर आपको अदब के साथ और उर्दू ज़ुबान के साथ और इस तरह की चीज़ों के साथ लगाव है तो हीर गोई सुनना जो है वो बाइस से जो है ना मतलब राहत है इस तरह के लोगों के लिए। और बहुत सारे इवेंट है, रंगीजा रक्षा है, इसी तरह रॉयल ट्रेल का टूर है, इसी तरह शाही किले के अंदर हिस्ट्री बाय नाइट है। इस तरह के बहुत सारे इवेंट है जो वर्ल्ड सिटी की जो टूरिज्म मार्केटिंग की जो टीम है वो कंडक्ट करवाती है। और मजीद भी इसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हम लोग इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं जिनमें थाईलैंड शामिल है और इसी तरह सिस्टर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल एम्बेसीज हैं, उनके साथ हम मर्जर्स कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं इसी सियाहत को फ़रोग देने की। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे साथ राना जुनेद मंसूर साहब मौजूद हैं, इंचार्ज हैं बिल्डिंग कंट्रोल वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी से इनका ताल्लुक है। जुनेद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जुनैर इलियास ने भी हमें ज्वाइन किया, तो जुनैरा आपका भी बेहद शुक्रिया। और जनाब ये वो मखदूश इमारतों के हवाले से हम बात कर रहे थे जिनको डिक्लेयर किया गया है कि ये ख़तरनाक हो सकती हैं और ये गिर भी सकती हैं इस मानसून के सीज़न में, लेकिन इंतज़ामिया इस पर क्या एक्शन ले रही है उस पर बात की। और जो लोग हमें सुन रहे हैं जो अंदरून में रहते हैं और जिनके घरों को डिक्लेयर किया गया है कि ये किसी भी वक्त गिर सके हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इंतज़ामिया से ताउन करें, कोऑर्डिनेशन में रहें, उनको बताइए कि आपके घर इस तरह के मखदूम हो चुके हैं और इसको किस तरह हम लोग दोबारा से बहाल कर सकते हैं, उसकी तामीर और मुरम्मत की जाए और आप लोगों की ज़िंदगियां बचाई जा सके। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए समाजी मसाइल के हवाले से, तो महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर रखा है और महंगाई की इस हालिया लहर के दौरान हजारों खानदान खत्ते गुर्बत से नीचे चले जा चुके हैं और ये एक संगीन मसला बनता जा रहा है, लेकिन इसकी एक्सप्लॉयटेशन में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। फकीरी और गुर्बत की आड़ में गदागरी एक काबिल फिक्र मामला बन चुका है और शहरियों को अपनी बेचारगी और माली मजबूरियों का यकीन दिलाने की हर मुमकिन कोशिश करते ये गदागर अछूती से लेकर छोटे से लेकर बड़े तक किसी भी तरह की इमदाद के ख्वाहिशमंद होते हैं और माली मजबूरियों के मारे उनमें कई अफराद तो वाकई मुस्तहिक होते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती। और ये गदाकरों की जो तादाद है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये पेशावर बन चुकी है। जिला इंतजामिया के हवाले से अगर बात की जाए और दीगर इदारों की कार्रवाइयों के दावों के बावजूद शहर में भिखारियों की यलगार है। आपको हर जगह भिखारी ही भिखारी नजर आएंगे और भिखारियों ने भीख मांगने के रिवायती तरीकों को खैराबाद कहकर नए तरीके भी ईजाद कर लिए हैं और गदागरों की एक बड़ी तादाद जाली माजूर बनकर इस वक्त भीख मांगती हुई हमें नजर आती है, जिनमें बुजुर्ग हैं, औरतें हैं और बच्चे तक शामिल हैं। बिलखसूस खवातीन और छोटे बच्चों को गोद में उठाकर भीख मांगती हुई हमें नजर आ रही होती हैं। वो सिग्नल्स हो जाते हैं, गली मोहल्ले चौराहे। तो गुज़श्ता चंद दिनों में अगर देखा जाए तो जाली माजूरों का ढोंग रचाकर भीख मांगने वाले गदागरों की कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर सामने आई और गदागरी एक बाकायदा प्रोफेशन क्यों बनता जा रहा है और इस फ्रियत से छुटकारा कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नादिया जाफरी हैं, समाजी कारकुन हैं। नादिया, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह का एहसान, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ।
आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नादिया, ये जो गदागरों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और अब तो इस तरह की यलगार है, आप कहीं पर भी चले जाएं, अगर बिलखसूस लाहौर की बात कर ली जाए, गली मोहल्ले चौराहे सिग्नल हर जगह हमें भिखारी ही भिखारी नजर आएंगे। आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि दिन ब दिन इनकी तादाद में इजाफा ही होता जा रहा है, कम होने की बजाय? जी, देखें, गदागरी इस वक्त जो है वो एक बहुत ही सीरियस फिनोमेना है, और ये रातों रात तो बने नहीं है। एक भरपूर कोशिश के तहत, और इतना ज्यादा आप कहें कि इसमें नेग्लिजेंस है ऑन द पार्ट ऑफ ऑल ऑफ अस। इसमें हम अवाम भी शामिल है, गवर्नमेंट भी शामिल है, लॉ एनफोर्समेंट के इदारे भी शामिल हैं, कि इतना इस नहज पे जब पहुंचे हैं तो पीछे बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है वो वर्किंग रिक्वायर्ड थी, जो नहीं हुई। तो डेफिनेटली वन ऑफ द रीजन इज दैट कि हम इस वक्त हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो गया। हम किसी ईटिंग प्लेस पे बैठे, हम खाना खा रहे हैं, वहां पे बाहर निकल के आपको सबसे पहले जो है ये फिर गाड़ी के शीशे नॉक करके, और एक हैरेसमेंट वाला सीन हो जाता है जिस वक्त ये इंक्लूडिंग ऑल काइंड ऑफ बैगर्स जो हैं, ऑल काइंड ऑफ गदागर, और लोग बड़े आराम से नहीं। फकीर को देखें, बहुत से ऐसे हम में से लोग हैं, फकीर और गदागर में फर्क है, ये मैं थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहूंगी। फकीर तो बड़ा खूबसूरत, फकीरी तो अल्लाह की पहचान वाले बंदे को कहा जाता है। अपनी जात को जो मारता है, फना करता है, अल्लाह के रंग में रंगता है, वो एक खूबसूरत स्टेट ऑफ माइंड है, जिसमें इकबाल भी कहते हैं कि दे के है सासे ज़या तेरा लहू गरमा दे, फक्र की सान चढ़ाकर तुझे तलवार करे। तो वो गलों में माला हायल करना और कशकोल पकड़ना, इकबाल भी कहते थे, ये वो फकीरी नहीं है, वो गदागर है। अब गदागर और बेकारी और फकीर का फर्क है। फकीर अल्लाह वाला बंदा, जो गदागरी है ये भी एक स्टेट ऑफ माइंड है, बट दैट इज अ वर्स्ट स्टेट ऑफ माइंड। और गदागरी क्या है, अपनी खुदी को भी कत्ल करें, अपनी बहसियत इंसान तशख्खुस को मारें, और अल्लाह ने जो आपको एक एहसने तकवीम पे पैदा किया है, वो एहसने तकवीम आप समझ ही नहीं पा रहे। आप अपने आप को एक इतने निचले लेवल पर ले आए हैं, अल्लाह पे तवक्कल की कमी है, और फिर एक आप समझ लें कि एक जहर आलूद स्टेट ऑफ माइंड है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इन्फ्लेशन, कि हम कह दें कि सिर्फ महंगाई है और सिर्फ बेरोजगारी है तो गदागरी है। गदागरी बेसिकली स्टार्ट होता है कि एक स्टेट ऑफ माइंड है, और इसमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस रिक्वायर्ड है। और अगर हम अब तो ये प्रोफेशन बन चुका है ना, पेशावर लोग, पेशावर बेगर्स हमें नजर आते हैं सड़कों पे। और अब इनके लिए जो हमारे पास जो पेशावर आना इसीलिए बने ना कि इसमें हमारी नेग्लिजेंस है ऑन द पार्ट ऑफ मेनी, इंस्टीट्यूशनल नेग्लिजेंस। अब जब इनके ऊपर गवर्नमेंट्स आई जिन्होंने एक्शन लिया, और बहुत जबरदस्त किस्म का एक्शन हुआ, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग दे वर अवे। उस वक्त आपको नजर नहीं आए वो सड़कों पे, उनको पता था पुलिस पकड़ेगी, ये होगा, लेकिन साथ ही इनके गैंग इतने स्ट्रांग हैं, या आपस में इतने आप कहें इनका नेटवर्क स्ट्रांग है कि मैं बल्कि हमें एक मून मार्केट के सिग्नल का पता चला था कि वहां पे वो सिग्नल खराब हो गया, ट्रैफिक सिग्नल, तो थोड़ा सा डिले हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो फकीरों ने मिलके साथ ना वो सिग्नल ठीक करा दिया कि हमारा तो कारोबार रुका हुआ है। तो कैन यू इमेजिन कि इस हद तक ये अपना नेटवर्क बना चुके हैं, और ये डे बाय डे बहुत बड़े बड़े क्राइम्स को जन्म दे रहे हैं। जो इसका एक्चुअली सिर्फ बेकारी होना भी इतना हार्मफुल नहीं है। इससे देखें किडनैपिंग के केसेस में इजाफा हुआ है, ड्रग्स का देखें बहुत ज्यादा है। फिर हम जो इंक्लूजन की बात करते हैं सोसाइटी में, तो इंक्लूजन कैसे आएगी जब हम तमाम हैंडीकैप्ड ये समझना शुरू कर दें, मेजॉरिटी नॉट तमाम, हमारे पास पाकिस्तान में मिसालें मौजूद हैं कि जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं वो कमाल किस्म का काम कर रहे हैं। और मुनीबा मिजारी देखें एक मिसाल है, हमारे पास बहुत सी मिसालें, लेकिन हम उनको मोटिवेशन या उनको अवेयरनेस दें कि दैट्स नॉट द वे कि आपकी अगर टांग या बाजू कोई मसला है, या आप बीमार हैं, या आप बुजुर्ग हैं, और उसमें आपने सिर्फ भीख ही मांगनी है। लेकिन तो कुछ लोग तो ये तो चले अल्लाह की तरफ से है कि कोई बीमारी लग जाती है, या आपका एक्सीडेंट में आपकी टांग नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप हैंडीकैप हो गए। लेकिन अब जो पिछले दिनों आपने भी शायद वीडियोस देखी होंगी कि जो लोग माजूर बनने का ढोंग रचा रहे हैं, और एक पूरा एक उनका नेटवर्क है, पूरा एक उनका गैंग है जो माजूरी का ढोंग रचा के भीख मांग रहे हैं। एग्जैक्टली और इनके लिए एक्चुअली देखें पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए।
इनके लिए जिस तरह से हम देखें, अगर उनसे कहें ना, कहते हैं असी के रात चोरी करने हैं, असी को डाके मारने हैं, मतलब आप उनसे इंटरव्यू करके देखें वो फौरन ये बातों पे आ जाते हैं। बट दैट इज सीरियस क्राइम एज वेल, कि आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप बिल्कुल आपकी टांग नहीं है, या आप देखें एक व्हीलचेयर से को खड़ा हो जाता है एकदम, जब आप उसको कुछ इस तरह से थ्रेट करते हैं, ऐसे सीन भी नजर आए। तो ये तमाम चीजें इसीलिए हैं कि दे आर डिसीविंग द पीपल एंड डिसीविंग देमसेल्व्स, दोनों केसेस में। और ये उतना ही खतरनाक है जिस तरह चोरी है, बल्कि उससे ज्यादा है, क्योंकि इनके नेटवर्क में ही हमें नजर आता है कि कितने ज्यादा अगवा के केसेस हैं, कितने ज्यादा ड्रग्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और देखें, बच्चों को ड्रग्स पिला के मैंने खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा देखी है, जो बहुत अलार्मिंग है। यंग लड़कियां खुद को बड़ा कवर वगैरह करके हाथ बांध के खड़ी हैं। देयर इज नो नीड फॉर सच काइंड ऑफ बैगरी। और ये जो ये और डे बाय डे बढ़ रहा है इसमें तादाद खवातीन की, और बच्चे लेके उनको ऐसे सिरप पिलाए जाते हैं, ऐसे ड्रग्स दी जाती है कि वो सो जाएं, और उनको दिन रात वो लेके गोद में बैठी होती हैं कि आप जो है वो आए, और उनको जो है वो डेफिनेटली भीख वो मांग रही होती हैं। तो ये बहुत डेंजरस है। ये किस किस्म की माएँ हैं, ये किस किस्म की जनरेशन पाकिस्तान में परवाह। और ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बैगरी इज अ वेरी सीरियस फिनोमेना। पाकिस्तान में लैक ऑफ अवेयरनेस, जहालत थोड़ा सा जो हमारी अभी भी मौजूद है इस तबके में, उसकी वजह से ये ज्यादा सीरियस फिनोमेना है। दे आर नॉट अवेयर ऑफ वेरियस लिविंग स्टाइल। इवन देखिए आपकी पाकीज़गी, तहारत, लेकिन नादिया अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। मैं अगर इस चीज को देखूं तो हमारे टीवी चैनल्स पे भी, प्रोग्राम्स में भी इस चीज पर बात की जा रही होती है, एक कैंपेन्स भी चल रही होती हैं। आप जैसे जो सामाजिक कारकुन होते हैं वो भी इस पर बात कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पर, तो अवेयरनेस है लोगों में। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई कानून मौजूद है जिसके जरिए हम इन लोगों को पकड़ सकते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करके इनको समझाया जा सकता है, या इनकी काउंसलिंग की जा सकती है? अच्छा, पाकिस्तान में बैगरी बैंड है, लॉ तो मौजूद है। सेकेंडली, सिर्फ अवेयरनेस कुछ नहीं, बात से कुछ नहीं होगा, इंटरवेंशंस देनी होंगी। वो इंटरवेंशंस किसी भी सूरत में हो सकती हैं, उनके साथ इन्वॉल्व होके हो सकती हैं, उनके साथ वो जो कहते हैं ना लॉन्ग केस स्टडीज को लेके चलें, और एक सक्सेसफुल केस स्टडीज उनके सामने रखी जाएं, और उनके साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो। फिर देखें ये लोग मुस्तहिक लोगों का हक मार रहे हैं। जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो हमें पता चलता है। ऐसे मैंने कई फैमिलीज देखी कि जो बज़ाहिर बड़ी सफेद पोश थी, और जब उनके घर जाके देखा तो इतने बुरे हालात थे, लेकिन उन्होंने कभी हाथ नहीं फैलाया। और ऐसी फैमिलीज भी थी कि जिनके बच्चे भीख मांगते थे, उनके पीछे पीछे जब हम घरों पे गए तो उनके घरों के बाहर गाड़ियां भी थी, बहुत अच्छी गाड़ियां। मेहरान बेगम के लिए है जो फकीरनी है, और जो सॉरी बेकारी है, नॉट फकीरनी। और 3 रिक्शे हैं जो हायर दूसरों को दिए हुए हैं, वो चलाते हैं, उनका पैसा भी उनको आता है। लेकिन लिविंग स्टाइल आप अगर देखें, ओ माई गॉड, यू कैन नॉट इमेजिन कि किस तरह के लिविंग स्टाइल में वो लोग रहते हैं। दे कैन नॉट कम आउट ऑफ इट। तो मैं पर्सनली जिंदगी गुजारने के तरीके, जैसे अल्लाह ने नमाज एक कहा है तो हम उससे तहारत जुड़ी है, तो जब पाकीज़गी है, लिविंग स्टाइल बेहतर हो, जिंदगी में प्रायोरिटीज हो, कोई मोटिवेशन हो टुवर्ड्स योर मिशन ऑफ लाइफ, ये नहीं है उनकी लाइफ। उनकी लाइफ में सिर्फ ये कि जद्दी पुश्ती हमारा बाप दादा करते आ रहे हैं, हमने यही काम करना है। तो एक तो ये ब्रेक करना, इंटरवेंशंस देना, ये असल जरूरत है, क्योंकि सिर्फ बात करने से काम नहीं बनेगा। और फिर सीरियस किस्म की सजाएं देने में हर्ज नहीं है। जहां सीरियस क्राइम्स जन्म ले रहे हैं बैगरी की वजह से, वहां पे देखें हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं, ऐसे ऐसे लोग खड़े हुए हैं, और बहुत से लोगों ने भीख छोड़ी है। और वो केसेस क्या है, देखें अखुवत का मॉडल बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे सामने। अब वो मॉडल क्या है, छोटे छोटे कर्जों के ऊपर ऐसे ऐसे लोग जो भीख मांगने को आ चुके थे, उन्होंने वो कर्जे लिए और अपने आप को एस्टैब्लिश किया। बिल्कुल ऐसे मॉडल्स रिक्वायर्ड है। एक अखुवत का मॉडल बहुत कमाल है। इस मॉडल को सामने रख के हमें ऐसे मॉडल्स बनाने। तो इस्लामी मुल्क है, यूरोप ने ज़कात हमसे सीखा, तो बार बार कुरान में हंड्रेड्स टाइम है नमाज कायम करो और साथ ही अल्लाह ने कहा ज़कात दो। मतलब मुझे तो सजदा करो रब ने कहा, और साथ ही कहा ज़कात दो, साथ ही माय क्रिएशन, लुक आफ्टर माय क्रिएशन, तो साथ साथ है दोनों।
तो ज़कात जो है उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं हमारी अनइक्वल वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है, वी आर रिस्पॉन्सिबल एज वेल। तो लेकिन नादिया मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है जो हमारे सड़कों पे जो हमें लोग नजर आ रहे होते हैं, भिखारी जो होते हैं, गदागर जो होते हैं, या उनके जो पीछे एक पूरा नेटवर्क है उस पर हाथ डालने की जरूरत है, या उनको हम लोग आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे होते कि इनको किस तरह पकड़ा जाए? जैसे आपने कहा कि कानून मौजूद है, बैंड है यहाँ पर कि हम भिखार जो मांग नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कर रहे होते हैं। और अगर इन केस ये लोग पकड़े भी जाते हैं तो दूसरे दिन ये रिहा होकर दोबारा से उसी सिग्नल पर मांग रहे होते हैं। देखिए, देयर इज अ वर्ड जो कराची में तो बहुत था, भत्ता। तो दे एक्चुअली गिव मनी फॉर दैट ऑब्वियसली, और उसमें देखिए हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं, तो इंस्टीट्यूशनल जो फ्लॉज हैं उनको पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ और मैं उसके साथ ईमानदार नहीं हूँ अपने सेक्टर में, या मैं ह्यूमन रिसोर्समेंट के ऊपर काम कर रही हूँ, तो मैं खुद लोगों से ऐसा नाजायज पैसा लेके उनकी नाजायज जो भी एक्टिविटीज हैं उनको चलाने दूं, तो ये मैं उसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं पकड़ेगा। तो द रीजन इज दैट कि उन लोगों को भी इतना ही इंपॉर्टेंट है पकड़ना जो इनकी बैक पे हैं, डेफिनेटली। और उन तक जब तक पहुंचा जाता है तब तक डेफिनेटली एक तो हमारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, आपको पता है एक स्टेबिलिटी नहीं है मुल्क के अंदर, तो बहुत सी चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं, फिर दूसरी गवर्नमेंट, फिर तीसरी गवर्नमेंट, फिर हमें नजर आता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है उसकी भी एक रीजन नजर आती है कि वो चीजें वहीं पे रुक जाती हैं, फिर नए लॉ एंड ऑर्डर, नए लोग, और वो काम का जो सिलसिला है वो रुक जाता है। तो कुछ मैं ये समझती हूँ कि जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं उनकी ये ड्यूटी है कि वो उन लोगों को पहले पकड़ें जो इनकी बैक पे हैं और जिनको ये पे करते हैं, और वो अच्छा खासा पे करते हैं। आप इंटरव्यू करके देखिए, मैंने ऐसी रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं जिसमें दे आर टॉकिंग अबाउट कि हाउ मच दे आर पेइंग, और ऐसे जो बड़े बड़े गैंग हैं दे पे फॉर दैट एंड देन दे टेक, वो हमने ठेके पे इतनी जगह ली, इतना पे किया, तो दे टॉक अबाउट इट। तो ये एक माफिया है, और इसको पकड़ने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की सजाएं और बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का एक्शन जो है वो लॉ की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तमाम तो जो माफियाज हैं इनको पकड़ने के लिए एक्शन एक स्ट्रांगली हमें लेना पड़ेगा और सजाएं और कानून को भी नाफिज करना पड़ेगा। हमारे साथ नादिया जाफरी समाजी कारकुन मौजूद थी। नादिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमारे साथ बात की है। और जिस तरह नादिया ने भी बात की और मैं भी उनको सेकंड करना चाहूँगी कि जनाब हमें जो भी भिखारी या गदागर हमें कोई भी नजर आए सड़क पे, उसको पैसे देने के बजाय उसको खाने पीने की अशिया दे दें, उन्हें कुछ भी दे दें, उनको कुछ सिखा दें कि वो किस तरह अपनी लाइफ में एक्सप्लोर कर सकते हैं, ना कि वो इस माफिया का गैंग का हिस्सा बने या इस चीज़ को आगे लेकर चलें। आप उनको किसी और ट्रैक पर भी लगा सकते हैं। हमने अपने माशरे को ठीक करना है तो वो हम अपनी ज़ात से ही उसको लेकर चल सकते हैं। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको समझाएं, उनकी काउंसलिंग करें और उन्हें बोलें कि ये चीज़ नहीं ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी को बदलें। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं जनाब किताबों के हवाले से। और इस सेगमेंट में अहमद हमाद साहब शायर मुसन्निफ हैं, हमारे साथ मौजूद होते हैं और नई नई किताबों का तारुफ हमारे से करवाते हैं। तो आज वो हमें जिस किताब का तारुफ करवाने जा रहे हैं, यादे इकबाल उस किताब का नाम है। तो आइए फिर उन्हीं की तरफ चलते हैं और सुनते हैं इस किताब का तारुफ। जी अहमद साहब बताइएगा हमें। हमारे पास बहुत दिलचस्प किताब है और वो है यादे इकबाल। यादे इकबाल, इसको बुक होम ने शाया किया और जमील अतर काजी साहब ने इसकी तदवीन की है, यानी इसको आप समझ लें तालीफ की, बल्कि ये कहना चाहिए कंपाइल किया है। वो ये कहते हैं कि हफ्त रोज़ा वफाक लायलपुर से शाया होता था, उसमें अल्लामा इकबाल पे बहुत से मज़ामीन शाया होते रहे वक्तन फ़वक्तन, ये पुरानी बात है। तो जो जमील साहब हैं इन्होंने उसमें से कुछ मज़ामीन मुंतखब किए हैं और इसको किताबी शक्ल में शाया किया है। इकबाल के बारे में इफ्तिखार अहमद कुरैशी साहब लिखते हैं, इकबाल पर एक आला व अरफा मकाला लिखना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि साहिब मकाला को अरबी, फ़ारसी और उर्दू तीनों ज़ुबानों पे अबूर होना चाहिए। उससे उस दौर के तकाज़ों से कमा हक़्क़ो हू आगाह होना चाहिए जिस दौर में इकबाल मौजूद थे। फिर उसे मैकटैगर्ट के दौर से कैम्ब्रिज की यात्रा करना होगी, उसे जर्मन फ़िलासफ़र फिश्टे और हेगल के फ़लसफ़े का मुताला करना होगा। हेगल का फ़लसफ़ा
कोई आसान नहीं है। इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड हीगल एंड कांट। ये दोनों आप जानते हैं कि जर्मन है, एक तो जर्मन ज़ुबान का बहुत वुसअत है उसकी, और उसमें बहुत गहराई है। फिर बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं। कांट के बारे में तो ये कहा जाता है कि आज तक कांट की किताबों को एक ही शख्स समझा है और वो उसका दोस्त है, और वो भी गलत समझा है। तो इसी तरह हीगल के बारे में ये है कि वो बहुत मुश्किल पसंद थे और बहुत मुश्किल ज़ुबान इस्तेमाल करते थे। ज़ाहिर है जब आपका ख्याल बहुत बुलंद और अरफा आला हो और बिल्कुल नया हो तो ज़ुबान का दामन तंग हो जाता है। जाबर अली सैयद ने एक जगह पे लिखा हुआ है मैथ्यू आर्नल्ड के हवाले से कि उन्होंने एक शायर का हवाला दिया, उन्होंने कहा कि लैंग्वेज सैंक अंडर हिम। तो ये वाकई ऐसा होता है कि जब बहुत बड़ी कोई जीनियस आती है जो तख्लीकी काम करती है, उसके नीचे ज़बान डूब जाती है, ज़बान की ग्रामर, उसका सिंटैक्स, उसका सर्फनाव सब कुछ, और उसकी इवन वर्बिएज जो होती है वो बड़ी कम पड़ जाती है। तो यही इकबाल के यहाँ भी हमें ये बात बहुत ज़्यादा मिलती है। बल्कि बाज़ असाब तो ये भी कहते हैं कि जो ज़मीन पर मौजूद इमारतों में मस्जिद कुर्तबा अपने ज़माने की उस वक़्त जो उसको तखस्सुस हासिल था, उर्दू नज़मों में बाले जबरील में मौजूद जो इकबाल की नज़म है मस्जिद कुर्तबा, उसको वही तखस्सुस हासिल है, यानी वही यूनिकनेस, वही उछूतापन। तो उन्होंने कहा कि इकबाल पर कलम उठाने से पहले ये सब कुछ करना होगा। फिर उसे जैली, अब्दुल करीम अल जैली जिन्होंने फ़ौकुल बशर का एक तस्वुर दिया था, और अरब व ईरान के उन सूफ़ी मुफक्करों के अफकार से आगाह होना होगा जिन्होंने इंसान कामिल का नज़रिया पेश किया। यानी सुपरमैन जो नीचा उसका सुपरमैन है, उस तक और इकबाल के मर्द मोमिन तक आने से पहले ये पीछे जो इस रिवायत में काम हो चुका है उसका भी पूरी तरह मुताला करना होगा। और यकीनन इकबाल पर ऐसा लिखने वाला जो शायराना मिजाज भी रखता हो। और सबसे बड़ी बात है कि इकबाल मुफक्किर, फ़लसफ़ी के साथ साथ बहुत अजीम, बल्कि उर्दू के अजीम तरीन शायर हैं। तो आपको शायरी पर दस्तरस अगर ना हो, आप शायर ना भी हों, उसकी बुनियादें अगर ना जानते हों, इल्म बयान के बारे में, इल्म बदी के बारे में, फसाहत व बलागत के बारे में आपको पूरी तरह अंदाज़ा ना हो, और कलाम का हुस्न क्या होता है, मिसरा तर क्या होता है, नज़म और गज़ल में फ़र्क क्या है, कसीदा क्या चीज़ है, कसीदे की रिवायत क्या है, ये सब कुछ ना पता हो तो इकबाल पे कलम नहीं उठाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा बंदा ये सब चीज़ें, ये तमाम खूबियों का हामिल अभी तक पैदा नहीं हुआ। ये है वो बात जिसकी वजह से मैंने आज इस किताब का इंतखाब किया। वो यही है कि अगरचे इकबाल पे तब से लिखा जा रहा है तब जब इकबाल जिंदा थे, लेकिन हकीकत ये है कि इतने अलूम पे बैक वक्त दस्तरस रखना और उसकी रोशनी में इकबाल का मकाम वाज़े करना, इकबाल का मकाम बताना क़ारीन को, नाज़रीन को, सामीन को, ये कोई आसान काम नहीं है। इकबाल एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। बस इसमें मज़ीद जो मज़ामीन हैं वो बड़े ख़ासे की चीज़ है। मिसाल के तौर पे इकबाल का तसव्वुर तालीम, मुझे याद है कि जब मैं फ़लसफ़े के एग्ज़ाम दे रहा था और फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन मैंने रख लिया, ये सब्जेक्ट 100 नंबरों का था, मास्टर्स की बात है, तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई कि अब मैं किन किन को पढ़ूंगा। तो सबको पढ़ने के बाद फिर मेरे हाथ है कि इकबाल के तसव्वुर तालीम पे मबनी एक किताब मिली। तो ऐसे जैसे मछली को पानी में रख दिया गया हो, इकबाल ने बहुत एक्सटेंसिव बातें की हैं। अगरचे हमने स्पेंसर पे, बर्गसा और विलियम डेवी और बहुत कुछ इस तरह के, जॉन डेवी, इन सब का वो हम तसव्वुर तालीम जानते हैं, लेकिन इकबाल ने जो बातें की हैं वो बड़ी आफाकी हैं। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात है कि उस ज़माने में डॉक्टर वज़ीर आगा, जिनको कि अब हम सब जानते हैं कि वो, कहा यह जाता है कि जब वो जिंदा थे तो उन जैसे पढ़े लिखे आदमी पाकिस्तान में बहुत ही कम थे। बाद लोग तो ये भी कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी थे। वो उस दौर में अपने साथ MA PhD भी लिखा करते थे। उनकी एक यहाँ पे तहरीर है, इकबाल की फितरत परस्ती। फिर एक मजमून है इकबाल और भर्तृहरि। ये वही भर्तृहरि है, राजा भर्तृहरि, जिनके एक शेर को, यानी वो जो हिंदी में जो उनका ख्याल है या शेर है, उसको इकबाल ने नज़म किया है। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर कलामे नरमो नाजुक बेअसर। लोग समझते हैं ये इकबाल का शेर है, इकबाल का शेर ये नहीं है, ये राजा भर्तृहरि का ख्याल है। इकबाल ने सिर्फ इसको मंजूम शक्ल में हमारे सामने पेश किया। तो ये राना M एहसान इलाही, इन्होंने इकबाल और भर्तृहरि पे लिखा। इसके अलावा जो बहुत ही खूबसूरत मजमून है जिसको कहना चाहिए कि आई गॉट स्वेड विद दैट, वो था इकबाल और मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत अल्लामा इकबाल ने मुजद्दिद साहब का जो बहुत गहराई से मुताला कर रखा था, वो समझ में आती है बात, क्योंकि मुजद्दिद अल्फ़सानी ने
बरे सगीर की दानिश में जो रिपल्स पैदा किए, जो लहरें पैदा की, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने दीन इलाही के सामने खड़े होकर सीना सिपर होकर जिस तरह जिहाद किया और जिस तरीके से उन्होंने वहदतुल वजूद और वहदतुल वजूद का ख़ास तौर पे तनकीद की और वहदतुल शहूद के साथ सामने आए, इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना, इसको इम्बाइब करना और उसके बाद बयान करना, ये हर किसी का काम नहीं हो सकता। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है ज़ेर फलक मतलाए अनवार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। कैसा अच्छा, क्या आलीशान है। अल्लाह ने वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। तो हज़रत मुजद्दिद के साथ तो अल्लामा इकबाल का ख़ास एक लगाव था। हज़रत अल्लामा ने नक्शबंद सिलसिला में अपने आप को बैद कर रखा था, लेकिन चिश्तिया के साथ उनका ख़ास एक रुझान भी था और चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब के ज़रिए से वो नक्शबंद सिलसिले के साथ वाबस्ता थे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बातें की जा सकती हैं अल्लामा इकबाल पर, जो आज इकबालियात में मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी कर रहे हैं या फ़लसफ़े में कर रहे हैं या फॉर दैट मैटर शायरी में कर रहे हैं, उनके लिए ये किताब बहुत ही आला है। जमील अतर काजी साहब ने बहुत उम्दा काम किया है। ठीक है, अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। अहमद साहब बहुत शुक्रिया। आप एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक्स पर जाने से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे शहर लाहौर और इसके बासियों को दरपेश मसाइल के हवाले से, तो लाहौर एक तारीखी शहर है जिसे बागों का शहर भी कहा जाता है और जिसकी वजह उस शहर की खूबसूरती और तारीखी मकामात हैं। ना सिर्फ लाहौर बल्कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाकों में होता है, जहां हर साल लाखों सयाह सैरो सयाहत के गर्ज से आते हैं और पाकिस्तान में मौजूद शुमाली इलाका जात खूबसूरती में अपना सानी अभी तक किसी को नहीं रखते हैं। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में कई मजहबी मकामात भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान अब रिलीजियस टूरिज्म का एक बेहतरीन मकाम बनता जा रहा है। और अगर पाकिस्तान में टूरिज्म के फरोग पर तवज्जो दी जाए ना, तो जनाब अरबों डॉलर सालाना की आमदन पैदा की जा सकती है। और पाकिस्तान में सैरो सयाहत के हवाले से किन किन मसाइल का सामना हमें करना पड़ता है। मॉनसून मौसम में कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर किया जाता है। तो ऐसे में टूर्स पर जाने से पहले हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अजीम शाह हैं, जो डॉक्टर होने के साथ साथ जनाब एक ट्रैवलर हैं और सफरनामा निगार भी हैं। और पाकिस्तान में सयाहत के हवाले से उनकी किताब शाहनामा भी मार्केट में आ चुकी है, जो बड़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है जो लोग सफर करना चाहते हैं, शुमाली इलाका जाना चाहते हैं, वहां पर टूर करना चाहते हैं। तो डॉक्टर अजीम, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्टोरी तो हमें जरा बताएं कि बाय प्रोफेशनली आप डॉक्टर हैं, लेकिन आप ट्रैवलर भी हैं, टूरिस्ट भी, टूरिज्म भी करते रहते हैं। तो क्या ये स्टोरी क्या है, इसके बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? ये स्टोरी मैं समझता हूँ कि शुरू होती है कि मेरे लड़कपन से। अच्छा। जब से मैंने होश संभाला, मेरे फादर एक टूरिस्ट थे, वो हर साल अपने दोस्तों को इकट्ठा करके शुमारी इलाका जात ले जाते थे। ठीक है। तो वो जैसे कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में ही नजर आ जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। बचपन में मेरे वालिद के साथ मैंने कुछ सयाहत की, फिर मैंने कुछ दोस्तों के साथ निकलना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने इंडिपेंडेंटली मूव करना शुरू किया। व्हेन आई वाज इन माय स्टूडेंट लाइफ और इन माय हाउस जॉब, तो उसके दौरान मैंने काफ़ी टूर्स किए। अच्छा। तो बस सयाहत एक ऐसा नशा है जो अगर किसी को लग जाए तो उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। तो अब उसी चीज़ को अब मैं कोशिश करता हूँ कि साथ लेकर चलूँ, अपनी ड्यूटीज़ वगैरह भी करूँ, अपने प्रोफेशनल को भी टाइम दूं और साथ में सयाहत और हेरिटेज और राइटिंग और इन चीज़ों को भी टाइम दूं। तो ये पैरेलल लेके चल जाते हैं आप, या मुश्किल होता है थोड़ा? कभी कभी मुश्किल होती है, लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। जब इंसान कुछ रास्ता कोई सोचता है या निकालना चाहता है तो अल्लाह ताला खुद उसके लिए रास्ता खोल देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती, आदत हो गई। कितने ऑलमोस्ट साल हो गए आपको बाकायदा ये सैरो सयाहत? बाकायदा मैंने 2011 से शुरू किया था, अब तकरीबन 11 साल हो गए। 11 साल से आप सैरो सयाहत कर रहे हैं शुमाली इलाका में। पाकिस्तान का हर कोना कोना देख लिया आपने, अभी रहता है कुछ देखना? अभी बहुत कुछ रहता है, क्योंकि बहुत से लोग जिनको अदराक नहीं है इस चीज का कि व्हाट पाकिस्तान इज,
पाकिस्तान इज़ नॉट जस्ट अबाउट नॉर्दर्न एरियाज एंड सिंध एंड ऑल दैट। पाकिस्तान बहुत वसी है, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं दावा कर सकता कि मैंने अभी कोना कोना देख लिया, अभी बहुत कुछ रहता है। लेकिन सैर सयाहत के हवाले से कहा जाता है कि पाकिस्तान में बहुत कुछ है देखने को, लेकिन अगर हम लोग जाएं टूरिज्म के लिए, अगर हमने जाना है, टूर के लिए जाना है किसी शुमाली इलाका जात में, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको 11 साल हो गए हैं जाते हुए, उनका रुख करते हुए, वहां का किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप जब भी जाएं, इफ़ यू आर विद योर फैमिली और विद योर रिलेटिव्स, विद योर फ्रेंड्स, तो आप प्लान करके जाएं। कभी भी विदाउट प्लानिंग ना जाएं। सबसे पहले होटल्स वगैरह की बुकिंग चेक कर लें, रास्ते चेक कर लें और वेदर चेक कर लें। इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में भी जिक्र किया था मानसून का, जी। आजकल बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग है, बारिशें हैं, तो इस मौसम में बिल्कुल भी सेफ नहीं है जाना। अच्छा, इस मौसम में नहीं जाना बिल्कुल चाहिए। भी नहीं जाना चाहिए। और स्पेशली जब आपको पता है कि किसी इलाके में बहुत ज़्यादा सयाह घुस गए हैं और होटल्स की बुकिंग बिल्कुल बंद हो गई हैं, जैसे मरी में हर साल होता है, और तो तब भी आपको नहीं जाना चाहिए। उसका आपको एक अल्टरनेटिव ये सोचना चाहिए कि आपको किसी ऐसे इलाके का रुख करना चाहिए जो ज़रा करीब भी हो, इजीली एक्सेसिबल भी हो, और आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ जाएं तो आपको वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी मिलें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अगर मॉनसून का मौसम है और हम इस वक्त लाहौर में बैठे हैं, तो लाहौर ही अगर कहीं पर निकलना चाहते हैं तो वो कुछ हेरिटेज साइट्स हैं लाहौर के आसपास, शेखुपुरा में, वहाँ जा सकते हैं, कसूर जा सकते हैं, गुजरांवाला है, वहाँ जा सकते हैं, सोन वैली अगर थोड़ा सा दूर जाना चाह रहे हैं तो वादी सोन सकेसर है जहाँ पर बड़ी खूबसूरत झीलें हैं, वो वहाँ जा सकते हैं। शुमाली इलाकों का तो ये इस वक्त बिल्कुल भी मौसम नहीं है। तो इन चीज़ों का हम सबको ख्याल रखना चाहिए कि हम लोग प्रॉपर प्लान करें, और गाड़ी में जब हम निकलते हैं तो अपनी गाड़ी में उसकी तमाम तर चीज़ें, टायर पंक्चर के हवाले से, गाड़ी के हवाले से, वो चेक करके और साथ लेकर चलें। लेकिन ज़्यादातर अगर शुमाली इलाका जात का रुख करना है तो कौन सा वेदर सबसे बेस्ट आपको लगता है? कौन सा वेदर, ये तो सबको पता है कि में हमें जाना अप्रैल, मई, जून का जो महीना है वो सबसे बेहतर है। जुलाई में क्योंकि ज़्यादा बारिशें होती हैं, उसके बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक आप जा सकते हैं। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रास्ते बंद होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे वादी सवात है, ये कालाम का इलाका है, मरी है, गलियात है, ये तकरीबन साल के 12 महीने खुले रहते हैं। अच्छा। लेकिन जाहिर है यहाँ बर्फबारी भी होती है, बारिशें भी होती हैं, तो उसमें फिर सयाहों को मौसम के हिसाब से इकदाम करके चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह मैं बात करी थी, नैरोक्विज़िन के रिलीजियस टूरिज्म भी बढ़ती जा रही है यहाँ पर, और एक मकाम बनता जा रहा है, यहाँ पे भी लोग आ रहे हैं देखने के लिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कौन कौन सी चीज़ें देख सकते हैं और कहाँ कहाँ जा सकते हैं? ये इसका जवाब मैं ज़रा ब्रीफ देना चाहूँगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में लोगों को ये नहीं पता कि सिखिज़म और हिंदुइज़म के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे अभी करतारपुर गुरुद्वारा सामने आया, बना, तामीर हुआ, तो उसके बाद रिलीजियस टूरिज्म की टर्म जो है वो मुतारिफ कराई गई। मैं आपको बताऊं, मेरी बुक शाहनामा में मैंने एक प्रॉपर आर्टिकल लिखा है पाकिस्तान में बुद्धिज्म साइट्स के ऊपर। अच्छा, आप देख लें, आपको टेक्सला का पता होगा, बहुत से लोगों को पता है, आपको गंधारा का भी पता होगा, लेकिन लोग नहीं जानते। एक जगह बरीकोट भी है, एक मैंगलोर भी है, एक लोअर सवात भी है, उडीग्राम भी है। अच्छा। और मतलब इस तरह की बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बुद्धिज्म के स्टूपाज और बहुत बड़े बड़े पुरानी खानकाहें थी, जिनमें से एक तख्त भाई है, सिरी बहलोल है, पेशावर में गढ़ी जमाल है। तो यहाँ इस चीज़ को एक्सप्लोर करके बुद्धिस्ट कंट्रीज में जितने भी लोग हैं, जैसे कोरिया है, चाइना, जापान, आपको पता है बड़े रिच कंट्रीज हैं, तो हमें बुद्धिस्ट टूरिज्म को फ़रोग देना चाहिए अपने मुल्क में। सेकेंडली मैडम, जैन मत एक रिलीजन है, इंडिया में उसके बहुत सारे पैरोकार हैं। जैनिज्म के हवाले से हमारे पास नंगर पार्कर जो सिंध में है, थर पार्कर, अच्छा। वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है, उसको अगर हम रिस्टोर कर लें, जैसे एक लाहौर में जैन मंदिर था, उसको तो इन्होंने रिस्टोर किया है। उसके अलावा गुजरांवाला में एक जैन मॉन्क थे, उनकी बहुत बड़ी समाधि है, और वो मैं समझता हूँ कि आर्किटेक्चरल हवाले से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खूबसूरत और बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। उसके अलावा गुजरांवाला के ही साथ एक कस्बा है, उसका नाम है पिपनाखा। वहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत जैन मंदिर है जो उन्होंने बनाया हुआ है, अब तो उसके ऊपर कब्जा हो गया है। अच्छा। लेकिन अगर जैन साइट्स को भी हम लोग जब दोबारा रिस्टोर करते हैं तो ये टूरिज्म भी हमारा बहुत फ्लरिश करेगा। थर्डली मैं आऊँगा हिंदुइज्म पे। जब भी हम इंडिया से बात करते हैं, कि हम ट्रेड की बात करते हैं, हम इस टाइप की इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करते हैं, आई डोंट नो हम उनसे टूरिज्म रिलेशन की बात क्यों नहीं कर सकते। अगर हमारे लोग वहाँ पर जाते हैं तो हमें उनके लोगों को भी इनवाइट करना चाहिए। जैसे हमारे पास बलोचिस्तान में हंगलाज माता का मंदिर है,
सिंध में हमारे पास साधु बेला का सखर में मंदिर है, मुल्तान में एक बहुत ही कदीम मंदिर है जिसको इन्होंने 1992 में उस फसादात में उसको तोड़ दिया था, प्रहलाद मंदिर उसको कहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो हिंदुओं का त्यौहार है होली, उसकी शुरुआत भी वहां से हुई थी। अच्छा। लाहौर में तो कई मंदिर हैं जिनका मतलब नाम लेने पर आए तो बंदा 18-20 की लिस्ट तैयार हो जाती है। अभी सियालकोट में शवाला तेजा सिंह टेम्पल है। तो पाकिस्तान में हिंदुओं के मुतबरक मंदिर और ये मकामात भी बिखरे हुए हैं। चोलिस्तान में बहुत मंदिर हैं। तो अगर हम इनको बहाल कर लें, इनकी तामीर और मुरम्मत कर लें, तो हिंदूज को भी हम अपने मुल्क में बुला सकते हैं। तो डॉक्टर अजीम, ये सारे जितने भी आपने हमें गिनवाए हैं मकामात, ये सारे देखे हुए हैं आपने? जी, मैंने ये सारे ऑलमोस्ट देखे। हंगलाज माता के मंदिर के अलावा मैंने सारे देखे। तो उनकी क्या स्ट्रक्चरल, अगर मैं पूछूं तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से उस पर क्या काम होने की अभी भी ज़रूरत है? किस तरह उनको रीस्टोर दोबारा से किया जा सकता है आपको लगता है, या कितना वक्त हमें लग सकता है? इसमें यह है कि इनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ जो मजहबी मकामात हैं, वो कुछ इदारों के दफातर हैं। अच्छा। इस्तेमाल में कुछ को स्कूल बना दिया गया है। तो वो तो फिर भी किसी ना किसी तरह मेंटेन है, क्योंकि वहाँ पर कोई इदारा काम कर रहा है, उसकी देखभाल होती रहती है। लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं, जैसे नंगर पारकर का मैंने जिक्र किया मंदिर का, और एक दो और जगह हैं, पिपनाखा वाले मंदिर का मैंने जिक्र किया। ये बिल्कुल ही मतलब यहाँ कोई नहीं जाता, जरा दूर दराज हैं, कुछ आबादी में है, तो लोगों ने कब्जा किया हुआ है। अच्छा। तो इनके लिए ये जरूरी है कि महकमा औकाफ को चाहिए सबसे पहले कि इनको वागुजार कराएं। इस प्रॉपर्टी को वागुजार कराने के बाद महकमा सयाहत और महकमा औकाफ मिल के आसार कदीमा के महकमे के साथ इनके ऊपर काम करे, इनको रिस्टोर करे। और यहाँ मैं एक बात करना चाहूँगा, जैसे कल मैंने देखा जैन मंदिर लाहौर को जो रिस्टोर किया गया है, तो वो बहुत ही भोंडे तरीके से रिस्टोर किया गया है। अच्छा। जैसे जो एक आपको मैं बताऊं कि एक घर जो होता है ना, जब आप घर को रिस्टोर करते हैं तो आप उसके ऊपर बिल्कुल पेंट कर सकते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं मॉडर्न एज के हवाले से, मॉडर्न दौर के हवाले से। लेकिन जब आप किसी तारीखी इमारत को बहाल करते हैं तो फिर आप ये सब नहीं करते। आप उसको उस तरीके से बहाल करते हैं जिस तरीके पर वो बनी थी, जो इंग्रेडिएंट्स उसकी कंस्ट्रक्शन में यूज हुए थे। जैसे मैं आपको बताऊं, पहले माश की दाल और इस टाइप की चीजें यूज की जाती थी मिसाले में, तो उसके साथ आपको उसको यूज करना, उसको रिस्टोर करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसके ऊपर कोई भी कलर कर दें, पेंट करके उसको बहाल कर दें। तो ये चीज इन्होंने जैन मंदिर लाहौर के साथ की है, जो कि मैं समझता हूँ गलत है। तो अगर रिस्टोर करना है तो उसको थ्रू प्रॉपर चैनल, जैसे आप हमारे पास आगा खान कल्चरल सोसाइटी एंड फाउंडेशन है, इन्होंने अभी दाई अंगा का मकबरा रिस्टोर किया लाहौर में, तो वो बहुत जबरदस्त रिस्टोर किया और उसको पुरानी शेप के ऊपर बहाल किया। अच्छा, मतलब जिस तरह की शेप है, जिस तरह का वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी को लेकर हमें चलना चाहिए। उसी को दोबारा उन्होंने जो है वो जो नकूश जो मिट रहे थे, उन्हीं को दोबारा से बहाल की है। ठीक है जी, हमारे साथ डॉक्टर अजीम शाह मौजूद थे। और मैं लास्ट पे आपसे ये जानना चाहूँगी कि ख़ास तौर पर यहाँ से बहुत से लोग जाते हैं सैर व सयाहत के लिए, तो आने वाले दिनों में हम कहाँ का रुख कर सकते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में? आने वाले दिनों में हम नॉर्दर्न एरियाज़ की कुछ जगहें हैं जहाँ पर अभी तक बहुत कम लोग गए हैं, जिसमें मैं समझता हूँ चित्राल गोल नेशनल पार्क है, बरोगिल वादी है, फंडर है, गीजर है, अस्तोर है, रामा मीडोज हैं, यहाँ जा सकते हैं। एक और बात भी मैं करूँगा कि आने वाले दिनों में, क्योंकि 2-3 महीने के बाद शदीद ठंड आ जाएगी, तो बर्फबारी देखने जाते हैं बहुत से लोग, तो उसकी बजाय लोग रुख कर सकते हैं थर पारकर का, सिंध का, बलोचिस्तान में ऐसी बहुत सी जगहें हैं, जैसे बहावलपुर में बहुत से महलात हैं, चोलिस्तान में बड़ी खूबसूरत सफारी है, डेजर्ट सफारी है, इसी तरह मुल्तान और डेरा गाजी खान में कोहे सुलेमान के इलाके बड़े खूबसूरत हैं। सिंध में आपकी मैं बात करूं तो पंछर और केंजर झीलें हैं, मकली का कब्रिस्तान है, ठट्ठा है, थर पारकर में बहुत कुछ है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि लोग अब सर्दियों में उस तरफ जाएं, विंटर टूरिज्म के तर्ज। और ये इनमें से बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आज पहली दफ़ा नाम भी सुन रही हूँ, और इल्म हो रहा है कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनको अभी भी देखना बाकी है। और मैंने तो बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं देखी, और उम्मीद करते हैं कि ज़िंदगी रही तो वो भी देखेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अजीम शाह मौजूद थे, ट्रैवलर हैं और सफ़रनामा निगार भी हैं। और डॉक्टर अजीम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ, बड़ी अच्छी टिप्स आप देख के जा रहे हैं कि अगर हमने सैर सयाहत के लिए जाना है बाहर तो हमें कौन कौन सी चीज़ें साथ लेकर जानी चाहिए, और पाकिस्तान में ऐसे कौन कौन से अभी भी मकामात मौजूद हैं जिनको जाके रिस्टोर किया जा सकता है, और हमें उनको देखने की भी ज़रूरत है। और जनाब शाहनामा जो उनकी किताब है उसके हवाले से भी आप जो है बड़ी हेल्पफुल आपके लिए साबित हो सकती है। बहुत सी चीज़ें उसमें अभी भी लिखी हुई हैं जो आप किसी जगह का रुख करेंगे तो आपको वो हेल्पफुल होंगी। आपने मुझे इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।